भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अध्याय 2 में एक टॉपिक दिया हुआ है। उस टॉपिक का नाम है उन व्यक्तियों का कथन जिन्हें साक्ष्य में नहीं बुलाया जा सकता। किसी तथ्य को साबित करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके नियम साक्ष्य विधि द्वारा तय किए जाते हैं। साक्ष्य विधि अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। समस्त भारत की न्याय प्रक्रिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की बुनियाद पर टिकी हुई है। साक्ष्य अधिनियम आपराधिक तथा सिविल दोनों प्रकार की विधियों में निर्णायक भूमिका निभाता है। साक्ष्य अधिनियम के माध्यम से ही यह तय किया जाता है कि सबूत को स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में हम मृत्युकालीन कथन के बारे में जानेंगे। धारा 32 में मृत्युकालीन कथन शब्द को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 में वे दशाएं बताई गई हैं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता आदि। इन्हीं दशाओं को मृत्युकालीन कथन कहा जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अध्याय 2 में एक टॉपिक है उन व्यक्तियों का कथन जिन्हें साक्ष्य में नहीं बुलाया जा सकता। मृत्युकालीन कथन। मृत्युकालीन कथन उन्हें कहते हैं किसी ऐसे व्यक्ति का लिखित या मौखिक कथन है जो मर गया है तथा जिसने अपने कथन में मृत्यु के कारणों को बताया है या उन परिस्थितियों को बताया है, भले ही कथन करते समय उसे मृत्यु की आशंका रही हो या ना रही हो। मृत्युकालीन कथन सामान्यतः अनुश्रुत साक्ष्य। अनुश्रुत साक्ष्य मतलब है अनुसाक्ष्य ऐसा साक्ष्य है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिसने उस घटना को खुद नहीं देखा, अर्थात स्वयं नहीं देखा है, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति से सुना है। अनुश्रुत साक्ष्य दुर्बल कोटियों हैं। दुर्बल कोटियों से मतलब कमज़ोर श्रेणी के साक्ष्य में से एक समझा जाता है। अतः सामान्य नियम के रूप में अनुश्रुत साक्ष्य को अपवर्जित कर दिया जाता है। अपवर्जित का मतलब छोड़ देना या त्याग देना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 इस सामान्य नियम का अपवाद प्रस्तुत करती है। धारा 32 तब लागू होती है जब कथनकर्ता की मृत्यु हो चुकी होती है, या वह उपलब्ध नहीं हो चुका होता है, या उपलब्ध नहीं हो सकता है, या वह साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया हो, या जिसकी उपस्थिति अयुक्त विलंब के बिना प्राप्त नहीं हो सकती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 104। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 104 क्या कहती है? धारा 104 में बताया गया है कि इसे हम उदाहरण से समझते हैं। 104 को हम उदाहरण समझते हैं कि ए बी द्वारा किए गए मृत्युकालीन कथन को ए साबित करना चाहता है। ए को बी की मृत्यु साबित करनी होगी। यही धारा 104 में बताया गया है कि जो ए है वो बी द्वारा किए गए मृत्युकालीन कथन को ए साबित करना चाहता है। ए को बी की मृत्यु साबित करनी होगी। यही धारा 104 में बताया गया है। 104 के अनुसार उपरोक्त तथ्यों को सिद्ध किया जाना पहले आवश्यक होगा, अन्यथा साक्ष्य ग्राह्य नहीं होंगे। ग्राह्य माने स्वीकार नहीं होंगे। धारा 32 की उपधारा 1 को लागू होने के लिए निम्नलिखित शर्तों की संतुष्टि आवश्यक है। नंबर 1, कथनकर्ता द्वारा किया गया कथन अपनी मृत्यु के कारण के बारे में हो, या दूसरा पॉइंट समव्यवहार उसी क्रम में कि उस परिस्थितियों के बारे में किया गया हो जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई हो। नंबर 3, मृत्युकालीन कथन करने वाले की मृत्यु हो गई हो। यदि उपरोक्त अपेक्षाएं संतुष्ट हो जाती हैं तो कथनकर्ता का कथन अपने आप सुसंगत होगा। सुसंगत रिलीवेंट होगा, समान होगा। कथन की सुसंगतता से तात्पर्य है उचित या युक्तियुक्त। कथन की सुसंगतता निम्नलिखित बातों से अप्रभावित रहेगी, यानी कि प्रभावित नहीं होगी। अ पॉइंट कार्रवाई की प्रकृति तथा ब पॉइंट कथनकर्ता का कथन करते समय मृत्यु की प्रत्याशंका में होना या ना होना। और नंबर पहला पॉइंट है कथन का मृत्यु के कारण से संबंधित होना। जो मृत्यु का कथन है उसका मृत्यु के कारण से संबंधित होना चाहिए। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। यदि किसी मामले में प्रश्न यह हो कि मृतक की मृत्यु किस कारण से हुई है तो मृत्युकालीन कथन का मृत्यु के कारण से संबंधित होना आवश्यक है।
इसे उदाहरण से समझते हैं। यदि ए घायल अवस्था में अस्पताल में कथन करता है कि रात में स्टेशन जाते समय बी तथा सी ने उसे गोली से घायल कर दिया तथा कथन करने के बाद ए मर जाता है, तो ए का कथन मृत्युकालीन कथन होगा, क्योंकि उसके कथन से मृत्यु के कारण का पता चलता है। एक वाद आया था नारायण सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार, 1962 का वाद है ये, सर्वोच्च न्यायालय का। इस मामले में एक बालिका के साथ बलात्कार किया गया था। उसने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। न्यायालय ने निर्णय दिया कि बालिका द्वारा बलात्कार के बारे में किया गया कथन मृत्युकालीन कथन के रूप में इसलिए ग्राह्य नहीं था, यानी स्वीकार नहीं किया गया था कि बलात्कार मृत्यु का कारण नहीं था। नंबर 2 हेडिंग है कथन का समव्यवहार, कि उस परिस्थिति में किया जाना जिसके फलस्वरूप मृत्यु हुई हो। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। यदि मृतक ने मृत्यु के पहले कोई कथन समव्यवहार की किसी ऐसी परिस्थिति में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई हो, तो ऐसा कथन मृत्युकालीन कथन के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य होगा, यानी स्वीकार होगा। एक वाद आया था पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर, 1939। और एक दूसरा वाद आया था शरद विरदीचंद बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1984 का वाद है ये, सर्वोच्च न्यायालय का। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि कथन का संबंध मृत्यु के कारण के बारे में ही होना चाहिए या समव्यवहार की परिस्थितियों में होना चाहिए। समव्यवहार से मतलब उसी जो मृत्युकालीन कथन किया गया है उससे पहले जो गतिविधियां हुई हैं उसी क्रम से संबंधित होना चाहिए। इस मामले में मृतका स्त्री की मृत्यु विवाह के 4 माह के बाद ही ससुराल में हो गई थी। इन 4 महीनों में उसने अपनी दशा के बारे में जो पत्र अपनी बहन एवं संबंधियों को लिखे थे, न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह मृत्यु के कारण के बारे में बता रहे थे, इसलिए धारा 32 की उपधारा 1 के अंतर्गत साक्ष्य में स्वीकार करने योग्य थे, अर्थात ग्राह्य थे। नंबर 3 कथनकर्ता का मृत्यु होना आवश्यक है। नंबर 3 में कहा गया है कि धारा 32 की उपधारा 1 को लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि जिसने मृत्युकालीन कथन किया है उसकी मृत्यु हो गई हो। यदि मृत्युकालीन कथनकर्ता मरता नहीं है अर्थात जीवित बच जाता है, तो वह कथन मृत्युकालीन कथन के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हो सकता, स्वीकार नहीं हो सकता। तब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ऐसे कथन की क्या उपयोगिता है, यानी कि ऐसे कथन का क्या महत्व है। दर्शन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, 1984 सुप्रीम कोर्ट का वाद है ये। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारण किया कि या कहा कि जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारण के बारे में कथन करता है और वह मरता नहीं है अर्थात जीवित बच जाता है, तो उसका कथन मृत्युकालीन कथन नहीं होगा। वह अपने कथन का उपयोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के अंतर्गत, धारा 157 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 क्या कहती है। धारा 157 में बताया गया है कि यदि किसी साक्षी द्वारा कोई साक्ष्य दिया गया है तो उस साक्ष्य को पुष्टि करने के लिए, यानी कि उस साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए साक्षी द्वारा जो पहले साक्ष्य दिया गया है, उस साक्ष्य पहले जो साक्ष्य दिया गया है उसे साबित किया जा सकता है, उससे उस साक्ष्य को साबित किया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के अंतर्गत संपोषक साक्ष्य के रूप में उपयोग में ला सकता है।